अच्छा जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़ जल्दी से बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन जल्दी से रिप्लाई करके बता दें सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। हाँ जी, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, प्लीज़ जल्दी से बता दें। ओके ग्रेट। तो देखिए भाई, हमारी जो लास्ट क्लास थी, हम लोग टी अकाउंट्स, डेप्रीसिएशन के जो टी अकाउंट्स हैं उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा। तो जो हमारी क्लासेस में कंसिस्टेंट है उसको पता होगा कि मैंने सबसे पहले जो है टी अकाउंट्स के फॉर्मेट्स लिखवाए थे, ठीक है, और वो फॉर्मेट्स एक्सप्लेन करे थे। उसके बाद टी अकाउंट्स का फॉर्मेट, डेप्रीसिएशन के टॉपिक में जो टी अकाउंट्स बनाने को आते हैं उसके फॉर्मेट्स के बाद मैंने 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ ईयरली पॉलिसी थी। सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ मंथली पॉलिसी थी। एंड थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन टी अकाउंट्स का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन था उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था जो हमने लास्ट क्लास में कराया, और पॉलिसी थी ईयरली पॉलिसी, ठीक है जी। ओके, अब आज मैंने आपको पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर लेकर जाना है, लेकिन पास्ट पेपर क्वेश्चन पर लेकर जाने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं जो इस टॉपिक के अंदर आती है, ठीक है। इस टॉपिक के ही अंदर ये थ्योरी होती है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में आपको पता कर होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुने बहुत गौर से एवरीवन। तो आ जाए जरा, पहले आज एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर। डेप्रीसिएशन के टॉपिक के मैं आपको 4 पास्ट पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। वेन एवर, अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा, जो आज थ्योरी पढ़ाने वाला हूं उसका बैकग्राउंड दे दूं। लेकिन गौर से मेरी बात सुने, जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं ना। पैसे खर्च करने को, पैसे स्पेंड करने को, खर्चा करने को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वेन एवर वी स्पेंड मनी वी कॉल इट एक्सपेंडिचर। जब भी हम पैसे खर्च करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर्स मतलब जो खर्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नंबर टू इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है मेरे नोट्स में उसको रीड करने से पहले मैं आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। आप लोग गौर से समझिएगा वो चीजें, ठीक है। मैं आसान अल्फाजों में वो समझा रहा हूं आपको, फिर जो नोट्स में लिखा हुआ है हम उसको भी रीड करेंगे। तो बहुत गौर से मेरी बात सुने। जब हम पैसे खर्च करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरह की होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर वन टाइम एक्सपेंडिचर, जो खर्चा वंस इन अ ब्लू मून करना पड़े, रेगुलर बेसिस पे, अगेन एंड अगेन, बार बार ना करना पड़े, ठीक है। वन टाइम जो खर्चा करना पड़े, जो वन ऑफ खर्चा होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार जो ना करना पड़े, जो खर्चा बार बार ना करना पड़े, वन टाइम जो खर्चा करना पड़े, वंस इन अ ब्लू मून एक बार करना पड़े, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेर एज जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो खर्चा बार बार, रिकरिंग, अगेन एंड अगेन, रेगुलर बेसिस पे करना पड़े, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं आपको देखें एग्जांपल देता हूं। मैंने एक डिलीवरी वैन खरीदी, डिलीवरी वैन एक मोटर व्हीकल खरीदी। अब देखिए मेरा बिजनेस है, मैंने डिलीवरी वैन खरीदी, तो क्या मैं ये नॉन करेंट एसेट खरीदा ना मैंने एक, क्या ये मैं बार बार डिलीवरी वैन खरीदूंगा? नहीं भाई, जरूरत है तो वन टाइम डिलीवरी वैन खरीदूंगा। तो ये जो मैंने नॉन करंट एसेट खरीदने का जो खर्चा होता है ना, वो आपने वन टाइम करना पड़ता है, वंस इन अ ब्लू मून, वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करना पड़ता। तो ये जो नॉन करंट एसेट खरीदने के जो खर्चा है, जो पैसे आप स्पेंड कर रहे हो नॉन करंट एसेट खरीदने के लिए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर। लेकिन अब देखिए मेरी बात सुने, मेरी जो शॉप है उसका मुझे रेंट भरना है, ठीक है। जो मुझे रेंट भरना है, तो अब मैंने रेंट पे करना है, रेंट तो मुझे हर मंथ भरना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर बार बार जो करने पड़े, ठीक है, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बेसिकली आप कह सकते हो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे आपने करने पड़ते हैं ना, डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस रन करने के लिए जो आपने रेगुलर बेसिस पे खर्चे करने पड़ते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो नॉन करेंट एसेट खरीदने का ज्यादातर खर्चा होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, चूंकि वो वन टाइम करना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता है नॉन करेंट एसेट्स एसओएफपी में जाते हैं ना,
तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जाता है एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। वेर एज जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे करने पड़ते हैं डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए, वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आ जाए, मैं आपको शुरू के 2 पॉइंट्स रीड कराता हूं। नंबर वन, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन बाइंग न्यू नॉन करेंट एसेट, कोई नया नॉन करेंट एसेट आप कर रहे हो, उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हो एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी टेक दिस टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वेर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी डे टू डे एक्सपेंस टू रन द बिजनेस, जो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस रन करने के लिए डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे करने पड़े, दैट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वी टेक दिस टू इनकम स्टेटमेंट, ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन करा था, यूजुअली वन ऑफ डजंट हैपन ऑन डेली बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे बार बार रिकरिंग नहीं होते ना, नॉन रिकरिंग खर्चे यार कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट्स रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, जो खर्चा आपने बार बार करना पड़े, जो रिकरिंग है, रेगुलर बेसिस पे करना पड़े अगेन एंड अगेन, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे और रीड करे। अब जरा मैं आपको ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो समझाता हूं। देखिए देखिए, कोई भी खर्चा जो नॉन करेंट एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए लगे, जब तक आपका नॉन करेंट एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, उससे पहले उसके ऊपर भी खर्चा लग रहा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेर एज एक बार नॉन करेंट एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर कोई खर्चा लग रहा है, तो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरी बात सुने, मेरे सामने लगा हुआ है अभी एक एसी, ठीक है, एसी इज अ मशीन, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मीट नो इश्यूज। नॉन करेंट एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए कोई खर्चा लगे, मतलब नॉन करेंट एसेट जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, उसके ऊपर कोई भी खर्चा लग रहा है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेर एज आपका एक बार नॉन करेंट एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर कोई खर्चा लग रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे सामने अभी लगा हुआ है एक एसी, ठीक है, एसी इज अ मशीन। अब देखिए मैंने एसी खरीद लिया शोरूम पर, शॉप पर पड़ा हुआ है एसी, जहां से खरीदा वहां पड़ा हुआ है, मेरे किसी काम का है? नहीं, अभी तो किसी काम का नहीं है। जब तक मैं उस एसी पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा कर कर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर कर उसको अपने पास मंगवाऊंगा, मेरे पास आ गया, फिर भी मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मैं इंस्टॉलेशन का खर्चा करवाकर उस एसी को इंस्टॉल करवाऊंगा, तब वो यूजेबल कंडीशन में आएगा। तो देखो एसी को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, तो ये जो खर्चे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और आप यूं भी इसको चेक कर सकते हो कि भाई एसी एक बार खरीदा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक बार लगेगा, इंस्टॉलेशन भी कॉस्ट भी एक बार लगेगा, तो ये वन टाइम खर्चे हैं, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एसी इंस्टॉल हो गया, वो यूजेबल कंडीशन में आ गया, ठीक है, यूजेबल कंडीशन में आ गया एसी। अब देखें एसी की हर ईयर मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, उसमें गैस डलवानी पड़ती है, उसकी सर्विस डलवानी पड़ती है हर ईयर एसी में, ठीक है। तो अब जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा एसी का हर ईयर जो मुझे इनकर करना पड़ेगा, देखो वो एसी यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर लग रहा है ना, नॉन करंट एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर खर्चा लग रहा है, और रेगुलर बेसिस पे हर ईयर करना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो थर्ड पॉइंट में ये लिखा है, आज आपको रीड करके भी बताते हैं। इट इंक्लूड्स इनिशियल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल वी स्टार्ट यूजिंग द एसेट, एसेट जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता उसके ऊपर जो खर्चा लगेगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा है, यूजुअली ऑकर्स आफ्टर वी स्टार्ट यूजिंग द एसेट, एक बार एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया उसके बाद उसके ऊपर कोई खर्चा लग रहा है, देन इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हो इफ इट्स फर्नीचर, देखो फर्नीचर भी आपने शोरूम पर शॉप पर खरीद लिया, वहां पड़ा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर कर लाओगे अपने पास, फिर ही आप उसको यूज कर सकते हो ना फर्नीचर को, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजेबल कंडीशन में लाने के लग रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करा। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द लास्ट पॉइंट, द लास्ट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। गौर से सुनिएगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। देखिए किसी खर्चे की वजह से, किसी एक्सपेंडिचर की वजह से आपके नॉन करंट एसेट की अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए, अर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो वो खर्चा जो है ना, जिस खर्चे की वजह से आपके नॉन करंट एसेट की लाइफ बढ़ जाए, वो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेर एज किसी खर्चे की वजह से आपके नॉन करंट एसेट की लाइफ मेंटेन रहे, अर्निंग कैपेबिलिटी मेंटेन रहे, बढ़े ना, किसी खर्चे की वजह से आपके नॉन करंट एसेट की लाइफ मेंटेन रहे, वो खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पल दें, तो अब गौर से मेरी बात सुने, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं।
एवरीवन, देखें मेरे सामने एक वॉल है, दीवार है। वॉल है, दीवार, वॉल होती है ना, उसको लैंड एंड बिल्डिंग कहते हैं ना। अब ये जो वॉल है मेरे सामने, इस वॉल को मैंने पेंट करवाया। क्या करवाया? पेंट करवाया इसके ऊपर। तो यार मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का जवाब चाहिए मुझे। क्या पेंट करवाने की वजह से वॉल की लाइफ बढ़ जाएगी या नहीं? पेंट करवाने की वजह से वॉल की लाइफ, जो दीवार है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी क्या? जल्दी बताएं प्लीज। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं। सर अगर आप दीवार के ऊपर पेंट करा रहे हैं तो उसकी लाइफ बढ़ेगी नहीं, उसकी लाइफ मेंटेन रहेगी। पेंट करवाने से ऐसा नहीं है कि दीवार 5 इयर्स चलनी थी तो अब वो 10 इयर्स चलेगी। नो, इससे क्या होगा, दीवार अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहेगी, दीवार की लाइफ मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो इट इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस यस, ग्रेट। लेकिन अब मेरी बात सुने, ये जो मेरे सामने वॉल है, मेरे सामने जो वॉल है उसमें क्रैक आ गया। क्या आ गया? क्रैक। मतलब वॉल की लाइफ खत्म हो चुकी है, कभी भी वॉल गिर सकती है। तो मैंने उस वॉल के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करवाया, उस क्रैक को फिल करवाया, कंस्ट्रक्ट कराया, दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आया वॉल को। तो यार देखो, इस खर्चे की वजह से जो लैंड एंड बिल्डिंग है, जो मेरी वॉल है, उसकी लाइफ बढ़ गई ना। उसकी लाइफ खत्म हो गई थी, अब कंस्ट्रक्शन करवाने की वजह से उसकी लाइफ बढ़ गई। अब ज्यादा टाइम तक वो वॉल चलेगी, दीवार ज्यादा टाइम तक चलेगी। तो यार देखो, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, वॉल की, लैंड एंड बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई। तो ये जो खर्चा मैंने कंस्ट्रक्शन का करवाया ना, दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई। तो लास्ट चीज जो मैंने आपको सिखाई, आपको रीड भी करके बताता हूं। इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द एसेट। जो खर्चा नॉन करेंट एसेट की अर्निंग कैपेबिलिटी, लाइफ बढ़ा दे, दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो खर्चा मेंटेन्स द वैल्यू और अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द एसेट, जो खर्चा नॉन करेंट एसेट की वैल्यू को मेंटेन रखे, लाइफ को मेंटेन रखे, दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो, इट विल नॉट बी अ रिपेयर। देखो, रिपेयर करवाने की वजह से ना, मीत मेरी बात सुनो, रिपेयर करवाने की वजह से आपके एसेट की वैल्यू मेंटेन रहती है। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को कि सर रिपेयर करवाने की वजह से, देखो मेरी बात सुनो, रिपेयर कॉस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाई? लिसन, मेरी, आप लोग देखते होंगे सबके पास गाड़ियां होती हैं, मोटर व्हीकल। ठीक है, अब मेरी कार है, मोटर व्हीकल है, उसमें कुछ मसला आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मसला आने की वजह से, कार में ब्रेक डाउन होने की वजह से, ऐसा नहीं है कि मेरी कार की लाइफ कम हो गई। देखो, कार की एक लाइफ है, मोटर व्हीकल की एक लाइफ है, उसको उतना चलना है। वो खराब हो गई तो उसकी लाइफ कम नहीं हुई, वो अपनी लाइफ तक चलेगी। रिपेयर मैं क्यों करवाता हूं? क्योंकि जो उसकी लाइफ है तब तक उसकी लाइफ मेंटेन रहे, तब तक मेरी गाड़ी चले। ठीक है, तो रिपेयर का जो खर्चा होता है वो नॉन करंट एसेट की लाइफ को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, मेरी गाड़ी का इंजन फेल हो गया। इंजन फेल होने का मतलब है गाड़ी की लाइफ खत्म। ठीक है, इंजन खत्म हो गया, फेल हो गया गाड़ी का, मेरी गाड़ी की लाइफ खत्म। अब मैं उसके अंदर अगर नया इंजन डलवाता हूं, तो मैं रिपेयर नहीं करवा रहा, मैं उसके अंदर नया इंजन डलवा रहा हूं, तो इससे गाड़ी की लाइफ बढ़ गई, देन इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो छोटे मोटे गाड़ी में मसले आ जाते हैं और आप रिपेयर कॉस्ट करवाते हो, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की लाइफ मेंटेन रहती है, तो रिपेयर कॉस्ट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट इट मीथ? तो यार प्लीज आप लोग पहले तो मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस समझ आ गया? एवरीवन प्लीज फटाफट मुझे 100% अश्योरिटी दें, थम्स अप करें, क्लियर लिखें और बताएं, इज इट क्लियर व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ओके, ग्रेट। अब आप लोगों का जवाब चाहिए मुझे, ठीक है, रिस्पॉन्स चाहिए सबका। मैं आप लोगों को कुछ खर्चे, एक्सपेंडिचर्स बोल रहा हूं, आप लोग बताएंगे इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है, खर्चा है इंश्योरेंस, दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? प्लीज बताएं। इंश्योरेंस, देखिए जब हम किसी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें हर ईयर इंश्योरेंस के पैसे भरने पड़ते हैं, तो ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला खर्चा है, हर ईयर करना पड़ेगा, इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस। अच्छा जी, मैंने एक मैंने खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, तो ये जो खर्चा है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने का, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जी, नॉन करंट एसेट खरीदा है, वन टाइम खरीदते हैं सर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, ग्रेट, ओके। अच्छा जी, और कुछ अगर आपसे खर्चे पूछूं, मैंने जो है एक मशीन खरीदी, उसके ऊपर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करा। ठीक है, कैरेज कॉस्ट जिसको बोलते हैं ना, कैरेज कॉस्ट,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरेज का कॉस्ट होता है ना। तो मैंने कैरेज का खर्चा पे करा, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नो, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलीशा इट विल बी अ कैरेज। अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा हूं तो उसको वन टाइम मुझे ट्रांसपोर्ट करके मंगवाना है और वो यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए लगता है नॉन करंट एसेट को, तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैरेज कॉस्ट। ठीक है एवरीवन। अब इसके बाद मैं आप लोगों से एक और खर्चा पूछता हूं, ठीक है। मैंने जो है कोई खर्चा, जी वेट कीजिएगा। अच्छा, देखिए मेरे पास एक वेयरहाउस था। वेयरहाउस आपको पता है ना क्या होता है, जहां हम गुड्स स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वो वेयरहाउस की स्पेस मुझे कम पड़ रही थी, ठीक है। तो मैंने जो है उस वेयरहाउस को कंस्ट्रक्ट करवाकर एक्सटेंड करवा दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन करवाई। वेयरहाउस के आगे वाली जगह भी परचेज की मैंने, और जो वेयरहाउस को कंस्ट्रक्शन करवाकर एक्सटेंड कर दिया मैंने अपने वेयरहाउस को, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? देखो हम कंस्ट्रक्शन रेगुलरली तो नहीं करते ना, वन टाइम जरूरत थी तो करी है, तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रेट। तो आई होप आप लोगों को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह आप पैसे रिसीव भी तो करते हो ना। देखो आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, उसको आप एक्सपेंडिचर बोलते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको पैसे मिल रहे हो, पैसे किसी चीज के रिसीव हो रहे हो, तो उसको पता है आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो रिसिप्ट्स। क्या बोलते हो? रिसिप्ट्स। पैसे जब आप खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, इट इज एन एक्सपेंडिचर। लेकिन जब पैसे आपको रिसीव हो रहे हो, पैसे मिल रहे हो, दैट इज अ रिसिप्ट, ठीक है। तो जैसे एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, उसी तरह रिसिप्ट्स भी दो तरह की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है जी। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये क्या होती हैं, आ जाएं। यस जिस तरह पैसे आपको, क्यों आपको प्रॉफिट हुआ या आपकी कोई इनकम है, इनकम के लिए आपको पैसे रिसीव होते हैं। आपने कोई नॉन करंट एसेट बेच दिया तो उसके पैसे आपको रिसीव होते हैं। आप लोन लेते हो तो उसमें भी आपको पैसे रिसीव हो सकते हैं। वेरियस रीजंस हो सकते हैं ना पैसे रिसीव होने के। तो वेन एवर यू रिसीव मनी, दैट इज अ रिसिप्ट, ओके। वेन एवर यू स्पेंड मनी, इट इज एन एक्सपेंडिचर। तो सर देखिए यहां लिखा हुआ है, इन द सेम वे वी कैन हैव कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं आपको नोट्स रीड करने से पहले आसान अल्फाजों में कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझा देता हूं। देखिए, जो वन टाइम रिसिप्ट हो, जो रेगुलर बेसिस पे पैसे रिसीव ना हो रहे हो, वन टाइम रिसिप्ट, वंस इन अ ब्लू मून पैसे रिसीव हो गए, ठीक है। 2000 कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। वेर एज जो रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग रिसिप्ट, देखिए नॉन रिकरिंग रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे पैसे रिसीव नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। वेर एज रिकरिंग, आपको रेगुलर बेसिस पे हर मंथ, डेली या हर ईयर जो पैसे रिसीव हो रहे हो, रेगुलर बेसिस पे जो पैसे रिसीव हो रहे हो, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो रेगुलर बेसिस पे पैसे रिसीव होते हैं, कैसे होते हैं? डे टू डे बिजनेस रन करने की वजह से ना आपको रेगुलर बेसिस पे पैसे रिसीव हो रहे होते हैं। तो जो रेगुलर बेसिस पे रिकरिंग रिसिप्ट्स हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो वन टाइम रिसिप्ट्स हो, वंस इन अ ब्लू मून पैसे रिसीव हो रहे हो किसी वजह से, ठीक है, तो दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। आ जाए रीड भी करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट वुड इंक्लूड मनी रिसिप्ट फ्रॉम कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और देखिए मेरी बात सुने, ये जो आपको कैपिटल रिसिप्ट है ना, ये कैपिटल ट्रांजेक्शन्स की वजह से रिसीव होती हैं पैसे, ठीक है। कि देखो मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा हो किसी रिसिप्ट की वजह से, तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो रिसिप्ट होती हैं, दैट आर कैपिटल रिसिप्ट, और दे आर नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, देखिए, ठीक है। वेर एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर इनकम्स जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से जो इनकम्स, जो रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे रिसीव हो रहे हो, दैट आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब मेरी बात सुने, कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल, टेकिंग अ बैंक लोन। जब देखो आप बैंक लोन लोगे, आपके पास पैसे रिसीव होंगे, क्या आप रेगुलर बेसिस पे बैंक लोन लेते हो? अब वंस इन अ ब्लू मून जब पैसों की जरूरत होती है, तब बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। सेलिंग अ नॉन करंट एसेट, आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा, क्या आप रेगुलर बेसिस पे नॉन करंट एसेट बेचते हो? ठीक है। जब कोई एक पुराना हो गया, वंस इन अ ब्लू मून, जब नॉन करंट एसेट की जरूरत खत्म हो गई, तब पैसे बेचते हो ना नॉन करंट एसेट, तो उससे पैसे रिसीव होते हैं, वन टाइम रिसिप्ट है। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ठीक है। ओनर बिजनेस के अंदर कुछ पैसे लेकर आया, तो क्या ओनर रेगुलर बेसिस पर तो पैसे नहीं लाता ना, वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करता है, या जब जरूरत होती है तब वन टाइम बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, ठीक है। तो ये आपकी होता है कैपिटल रिसिप्ट। वेर एज रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? सेल ऑफ गुड्स। एग्जांपल में क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स। देखो गुड्स बेचे, गुड्स सेल्स कर कर पैसे आएंगे। अब बिजनेस में तो आप डेली गुड्स बेचते हो ना, तो डेली गुड्स बेचकर पैसे आ रहे होते हैं, रिकरिंग रिसिप्ट है, बार बार पैसे रिसीव होंगे सेल करने की वजह से। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मेरे पास एक जगह थी खाली थी, मैंने रेंट पर दे दी, उसके मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, तो यार मुझे तो हर मंथ रेंट रिसीव्ड होगा ना, ठीक है।
तो यस, बैंक लोन इज अ कैप, बैंक लोन एक्सपेंडिचर नहीं है। आप बैंक से लोन लेते हो मीत, तो आपको पैसे मिलते हैं, रिसीव हो रहे हैं, इट्स अ रिसिप्ट, ठीक है। और आप रेगुलर बेसिस पे लोन नहीं लेते, वन टाइम लेते हो, तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा जी। दूसरा आप पूछिए सर, आरंट रिसीव दोज विच आर गिवन टू बायर्स व्हेन दे बाय गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, दैट इज अ रिसिप्ट। वो खाली रिसिप्ट होती है, वो बिल को कहते हैं रिसिप्ट, ठीक है। पैसे आपको किसी चीज के रिसीव हो, ठीक है, उसको भी रिसिप्ट कहा जाता है, ठीक है। दैट रिसिप्ट इज अ डिफरेंट थिंग युसरा, एंड ये वाली रिसिप्ट मतलब जो पैसे रिसीव हो रहे हैं आपको, ओके। तो आई होप आपको कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का भी मतलब समझ आ गया हो, ठीक है। कैपिटल ट्रांजेक्शन की वजह से जो रिसीव हो पैसे, वन टाइम नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, जो बार बार ना हो पैसे रिसीव, दैट आर कैपिटल रिसिप्ट। जो रेगुलर बेसिस पे पैसे रिसीव हो रहे हैं, दैट्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है जी। तो और एक और बात देखो, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, वो एसओएफपी में जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। वेर एज रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, उसको हम कहां पर ले जाते हैं, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी रेगुलर इनकम है ना, डे टू डे इनकम ऑफ द बिजनेस है, रेगुलर बेसिस पे जो रिसीव हो रही है, एंड इनकम इनकम स्टेटमेंट में जाती है, ठीक है। तो ये था कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट भी क्लियर हो गया, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्लियर हो गया। तो भाई अगर सबको कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब समझ आ गया है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझ आ गया है 100%, तो एक बार चैट पर क्लियर लिखें, ताकि हम फिर पास पेपर क्वेश्चन पर चले जाएं। एवरीवन प्लीज फटाफट, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, जल्दी से वेटिंग। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो वो पूछ सकता है, जल्दी से प्लीज, फटाफट से सब रिप्लाई कर दें, ताकि फिर हम पास पेपर क्वेश्चंस पर जाएं, ठीक है। जो पास पेपर क्वेश्चन मैं फर्स्ट करवाने वाला हूं, ठीक है, उसमें ये थ्योरी आने वाली थी, दैट्स वाई उससे पहले ही मैंने आप लोगों को जो है पढ़ा दी है। जल्दी से एक बार मुझे सब क्लियर करें, ताकि जो है मैं फिर आगे बढ़ूं। एवरीवन क्लियर 100%? इफ्रा, आपका रिप्लाई नहीं आया। इफ्रा व्हाट अबाउट यू, क्या आपको क्लियर है? जन्नत, अहमद, ओके ग्रेट। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे, और हम लोग चलते हैं कहां पर, क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन, यस। ये फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन है, ये सॉल्व हुआ हुआ है, पहले वेट कीजिएगा, इसको जरा मैं मिटा दूं। अच्छा जी, वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन खोल लूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। मैं टॉपिकल बुकलेट खोल लेता हूं, और जो फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन हमने डेप्रिसिएशन का करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, वो मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूं। या, ओके, यस। तो देखिए भाई, ये फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, पूरा 20 मार्क्स का पास पेपर क्वेश्चन है। इसको आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है और सॉल्व करना है। सो एवरीवन, सबका फोकस लेवल मुझे बहुत ज्यादा हाई चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जैस ओन्स अ प्रिंटिंग बिजनेस एंड हैज रिसेंटली इनकर्ड वेरियस एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू हर प्रीमिसेस, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका ईयर बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये किस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के सामने इसका ईयर है, ये अक्टूबर नवंबर सेशन का पेपर है। 21 मतलब 2021, 2021, 2021 का ये पेपर है, अक्टूबर नवंबर सेशन का। एंड या वेरिएंट पेपर टू वेरिएंट थ्री, ठीक है। पेपर नंबर टू वेरिएंट थ्री है ये, ठीक है। अक्टूबर नवंबर सेशन एंड 2021 के ईयर का ये पेपर है, उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। Jazz owns a printing business and has recently incurred various expenditures. Jazz ने Jazz का एक प्रिंटिंग बिजनेस है, और अभी रिसेंटली उसने वेरियस एक्सपेंडिचर्स, रिसेंटली उसने बहुत सारे खर्चे पैसे स्पेंड किए रिलेटिंग टू हर प्रेमिसेस, अपनी प्रेमिसेस से रिलेटेड, ठीक है। अब पार्ट ए क्या कह रहा है, complete the table by inserting a tick to show how much each item of expenditure should be classified. How each item of expenditure should be classified. The first one has been completed as an example. इसमें ये क्या कह रहा है, टिक लगाकर बताओ, ये सारे आपको एक्सपेंडिचर्स खर्चे दिए हुए हैं जो जास ने किए हैं। हमने टिक लगाना है कि इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में टिक लगाना है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में टिक लगाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप मेरी हेल्प करेंगे। उसने बोला द फर्स्ट वन हैड बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल, पहला वाला हम उसने करके दिया हुआ एज एन एग्जांपल।
बिल्डिंग न्यू एक्सटेंशन टू वेयरहाउस। देखो हमारा वेयरहाउस था, वेयरहाउस को हमने एक्सटेंड करके कंस्ट्रक्शन करवाकर एक्सटेंशन बिल्ड किया है वेयरहाउस का। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, चूंकि वन टाइम एक्सपेंडिचर है। हम रेगुलर बेसिस पे तो कंस्ट्रक्शन कराकर एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, ठीक है, वन टाइम करते हैं जब जरूरत थी, दैट्स वाई उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे टिक लगा दिया। अच्छा जी, रेट्स ऑन न्यू एक्सटेंशन। अच्छा जी, रेट्स के खर्चे के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, ठीक है। देखिए, रेट्स का खर्चा बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, रेट्स का खर्चा इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट। रेट्स इज लाइक अ मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, मेरी बात सुने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, मैंने एक फ्लैट रेंट पर लिया, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर मैंने फ्लैट रेंट पर लिया। तो हर महीने मुझे फ्लैट का रेंट भरना है, ठीक है। लेकिन रेंट के साथ साथ एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो बिल्डिंग को भरना होता है ना, फ्लैट का मेंटेनेंस कॉस्ट, जो रेंट भी पे करता हूं और हर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी पे करता हूं। तो ये रेट्स उस मेंटेनेंस कॉस्ट की तरह होता है, ठीक है। तो रेट्स ऑन न्यू एक्सटेंशन मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन न्यू एक्सटेंशन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? वेट कर रहा हूं। यस, ग्रेट, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मुझे रेंट हर हर महीने भरना पड़ेगा ना मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर मैं कोई फ्लैट रेंट पर देता हूं तो हर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट भरना है। तो इस तरह रेट्स का खर्चा भी हर मंथ भरना होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर रेंट के साथ मिक्स होकर ही आता है, रेंट एंड रेट्स, मतलब रेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये हर महीने आपने पे करना होता है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कैरेज कॉस्ट फॉर रूफ टाइल्स फॉर न्यू एक्सटेंशन। देखो, कैरेज कॉस्ट का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर रूफ टाइल्स, फॉर द न्यू एक्सटेंशन। मैंने जो नया एक्सटेंशन बिल्ड करा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवाकर नया अपने वेयरहाउस को एक्सटेंड करा है, उसकी रूफ पे जो टाइल्स लगनी है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो, एक्सटेंशन वन टाइम बिल्ट हो रहा है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रूफ लाने का वन टाइम लगेगा, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रेट, सही जवाब आ गए आप सबके, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो रेट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, गलती से मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में टिक लगा दिया, ठीक है। कैरेज विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। लीगल कॉस्ट फॉर न्यू एक्सटेंशन। लीगल कॉस्ट, सर ये लीगल कॉस्ट क्या होती है? देखो, जब आपने कंस्ट्रक्शन कर कर एक नया वेयरहाउस बनाया है, एक्सटेंड किया है, तो उसको आपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। लॉयर हायर कर कर उसकी लीज करानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो सारे लीगल कॉस्ट जो है ना यार, ये वन टाइम खर्चे है ना। वन टाइम एक्सटेंशन बनाया तो उसको रजिस्टर, लॉयर हायर करके उसको गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ेगा, तो ये सारा वन टाइम खर्चा होता है, ठीक है। तो इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, ये रेगुलर बेसिस पे लीगल कॉस्ट नहीं आता रहता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। रिपेयर्स टू द ऑफिस रूफ। हमारा अब ये न्यू एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, ऑफिस रूफ, जो हमारा पुराना ऑफिस था उसकी रूफ को मैंने रिपेयर करवाया। क्या करवाया? रिपेयर करवाया। तो रिपेयर कॉस्ट क्या होता है? देखो, रिपेयर करवाने की वजह से आपके एसेट की लाइफ मेंटेन रहती है। रूफ को मैंने रिपेयर करवाया तो रूफ की लाइफ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक बार किसी चीज को रिपेयर कराना पड़े तो वो फिर हर थोड़े टाइम बाद खराब होती है, और हर थोड़े टाइम बाद आपने उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह आपने देखें, ये आंसर करा, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने सिर्फ टिक लगाना हो कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसका फौरन से कर कर देखो, आपको फ्री के मेरे ख्याल से 4 मार्क्स मिल गए हियर, ठीक है। ओके, अब आप लोगों ने बहुत गौर से मेरी बात सुननी है, ठीक है, एवरीवन, बहुत गौर से, फोकस से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हियर वी गो, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये नेक्स्ट पार्ट है, ये एक थ्योरी पार्ट है, ठीक है। और ये थ्योरी पार्ट डेप्रीसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आपके पेपर में इस तरह की जनरल थ्योरी आती रहती है, ठीक है। इसको मैं कहता हूं एडवाइस वाली थ्योरी, ठीक है। इसमें भी मार्क्स गेन करना बहुत 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 ही इजी है, ठीक है। अब देखिए, मेरी बात सुने, रीड करते हैं किस तरह की थ्योरी है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसको आपने आंसर किस तरह करना है, एवरीवन, ठीक है। तो ये एक जनरल थ्योरी है, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नहीं है। आपके किसी भी टॉपिक के साथ इस तरह की थ्योरी मिक्स होकर आ सकती है, और ये थ्योरी फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये आपके मार्क्स सेवर होते हैं, ठीक है। अब गौर से सुनना, क्या लिखा हुआ है? जैज बिजनेस इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। जैज का बिजनेस जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। एंड शी नीड्स मोर वेयर हाउसिंग स्पेस, और उसको और वेयर हाउस स्पेस की जरूरत है, ठीक है। जैस कैन रेंट एन एडिशनल वेयर हाउस। जैस एडिशनल वेयर हाउस रेंट कर सकता है। द रेंट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ वुड बी 40,000। फर्स्ट 6 मंथ का रेंट कितना होगा? 40,000 होगा फर्स्ट 6 मंथ का रेंट, ओके।
तो जैस रेंट पर ले सकता है एक्स्ट्रा वेयर हाउस, और 6 मंथ्स के लिए रेंट पर मिलेगा, और 6 मंथ का रेंट होगा 40,000। अल्टरनेटली, अल्टरनेटिव क्या है इसका, अगर रेंट पर नहीं लेता तो अदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? अल्टरनेट ऑप्शन इज जैस कैन परचेज वेयर हाउस फॉर 900,000। जैस 900,000 का वेयर हाउस परचेज कर सकता है, नया खरीद सकता है। शी कैन ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 700,000, और नया खरीदने के लिए वो लॉन्ग टर्म लोन लेगा कितने का? 700,000 का, मतलब 9 lakhs का है ना, 900,000 का है, तो पैसे कहां से आएंगे? 700,000 का वो लोन ले सकते हैं, और 200,000, 2 लाख रुपए उसको खुद अरेंज करने पड़ेंगे कहीं से, ठीक है? तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जैस के बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहा है, उसको और वेयर हाउस स्पेस की जरूरत है। तो अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 6 मंथ्स के लिए वेयर हाउस रेंट पर ले ले। अगर 6 मंथ के लिए वेयर हाउस रेंट पर लेता है, तो उस वेयर हाउस का जो रेंट कॉस्ट आएगा दैट विल बी 40,000, ओके। वेयर एज अगर उसको दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, वो वेयर हाउस वन टाइम परचेज कर ले, खरीद ले, दैट विल बी 900,000, $900,000 का उसको वेयर हाउस मिलेगा न्यू। अब ये 900,000 पैसे कहां से आएंगे? वो लोन ले सकता है 700,000 का, बाकी 200,000 वो कहीं खुद अरेंज करे। ओके ग्रेट। अब क्या बोल रहा है ये? एडवाइस जैस वेदर शी शुड रेंट और परचेज अ वेयर हाउस। अब हमने जैस जो ओनर है बिजनेस का, उसको एडवाइस करना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करे, रेंट पर ले या फिर परचेज करे। तो इस तरह जब भी दो ऑप्शंस हो ना आपके पास और वो एडवाइस मांगे, तो जो आपका दिल चाहे, जो आपको ऑप्शन बेहतर लगे, आपने वो एडवाइस वो चूज करना और उस पर एडवाइस देनी है। अब देखो ये थ्योरी कितने मार्क्स की है? दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? ये एडवाइस वाली थ्योरी है 5 मार्क्स की। अब आप आराम से इसमें से 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में बच्चे ब्लंडर पता है क्या करते हैं? पूरा पेज भर कर आ जाएंगे, लेकिन सब फजूल लिखा हुआ होगा, उनको 1 मार्क 2 मार्क्स मिल रहे होंगे 5 में से। अब देखो अगर इसमें आपने 5 मार्क्स लेने हैं, तो वॉट यू विल हैव टू डू, आपका 1 मार्क इसके अंदर होता है एडवाइस का, ठीक है? यू हैव 1 मार्क फॉर द एडवाइस। देखो आप उसको एडवाइस दोगे कि जैश शुड परचेज द वेयर हाउस, आपने चूज कर लिया एक ऑप्शन, एडवाइस देने का 1 मार्क मिल गया आपको। आगे आप कुछ लिख कर आओ ना लिख कर आओ, आप यहां सिर्फ एक लाइन लिख कर आ जाते, जैश शुड परचेज द वेयर हाउस, या फिर आप एडवाइस देते जैश शुड रेंट द वेयर हाउस। दोनों में से कोई भी एडवाइस दे दो जो आपको अच्छी लग रही है, आपको 1 मार्क एडवाइस का मिल गया। आगे कुछ भी ना लिखो, भले सिर्फ एडवाइस देकर आ जाओ। तो जब पेपर, कभी कभार क्या होता है, बच्चे बहुत तेजी में होते हैं, उनका ये लास्ट क्वेश्चन रह गया होता है, 1 मिनट होता है, वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो एडवाइस एटलीस्ट देकर आ जाओ कि 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है? अब आपके पास दो ऑप्शन जब भी हो ना और एडवाइस देनी हो, तो ऑप्शन वन के आपको क्या कितने पॉइंट्स देने पड़ेंगे? 2 पॉइंट्स। तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा एडवाइस का। ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स देने का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ऑप्शन टू के भी आपको 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, उसके भी आपको कितने? 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बेसिकली ये 2 2 पॉइंट्स में ना अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देने होते हैं। देखो आपका बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है, हमें एडवांटेज कौन से पॉइंट के देने और डिसएडवांटेज कौन से पॉइंट के देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑप्शन वन चूज कर रहे हो तो आपने 2 पॉइंट्स में ऑप्शन वन के 2 एडवांटेजेस देने हैं। और अगर आप ऑप्शन टू चूज कर अगर आपने ऑप्शन वन चूज कराया है, तो ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स में उसके 2 एडवांटेजेस, और ऑप्शन टू चूज नहीं कराना, तो बताना पड़ेगा क्यों चूज नहीं करा, तो उसके 2 डिसएडवांटेजेस देने पड़ेंगे। और अगर आप ऑप्शन टू चूज करते हो, तो ऑप्शन टू के क्या देने पड़ेंगे? 2 एडवांटेजेस, और ऑप्शन वन के दो डिसएडवांटेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसा ही है। तो अब देखो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब बच्चे बोलते हैं सर ऐसा है कि क्या अगर हम परचेज की एडवाइस दिख रहे हैं तो ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे? नो, आपके दिमाग में जिसके एडवांटेजेस ज्यादा आ रहे हो आप हमेशा वो पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है? अब मैं जो है ना, चाहे मैं रेंट अ वेयर हाउस चूज करके आ जाता तो भी मैं फुल मार्क्स ले सकता था, अगर मैं परचेज वेयर हाउस वाली एडवाइस चूज करके आता तो भी मैं फुल मार्क्स ले सकता था। देखो दोनों के बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? और इन एडवांटेजेस, ये वाली थ्योरी आप कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते, कोई आपको रट्टा नहीं लगवा सकता, ठीक है? इस तरह की थ्योरी का आपको कोई भी रट्टा नहीं लगवा सकता। आपको अपने बेसिक कॉमन सेंस से सोचने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आ जाए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ना कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देखो पहले हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं वेयर हाउस रेंट पर लेने के, ठीक है? देखिए अगर वेयर हाउस में रेंट पर लेता हूं, तो पहले एडवांटेजेस।
अगर मैं वेयर हाउस रेंट पर लेता हूं तो मेरा इनिशियल आउटले, मेरे जेब से कम इन्वेस्टमेंट लगेगी ना, कम पैसे जाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट क्या, कम पैसे जाएंगे ना जेब से, बिकॉज इसमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा, 40,000 जाएंगे 6 मंथ्स के। वेर एज इसमें देखो कितना बड़ा अमाउंट, 900,000। तो भाई अगर आप एडवांटेज आप दे दोगे भाई, लेस इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले मतलब इनिशियली आपकी जेब से कितने पैसे जाने हैं, तो आउटफ्लो विल बी, कैश आउटफ्लो विल बी लेस इसमें। लिक्विडिटी प्रॉब्लम आने का, लिक्विडिटी कैश फ्लो प्रॉब्लम आने का कम मसला होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट जा रहा है जेब से। और जो है रेंट पर लेता हूं वेयर हाउस, तो एक एडवांटेज है ना, अब जब मेरी जरूरत पूरी हो गई तो मैं रेंट पर छोड़ दूं वेयर हाउस। मैंने रेंट पर लिया हुआ था, मैंने छोड़ दिया वेयर हाउस, फॉर एग्जाम्पल अब बिजनेस अभी रैपिडली ग्रो हो रहा है, बिजनेस वापसी कम होना शुरू हो गया, बिजनेस की ग्रोथ रुक गई, तो फिर तो वेयर हाउस की जरूरत नहीं होगी फिर। तो इस तरह फीजिबल होगा आपके लिए, ठीक है, अगर आपका रेंट पर है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो जब आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, और आपके पैसे भी जेब से कम जाएंगे, ठीक है। लेकिन वेयर हाउस इसके, वेयर एज इसके नो लिक्विडिटी क्राइसिस, यस इसमें लिक्विडिटी इशू आने का मसला कम होगा। वेयर एज इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे। ये 6 महीने का दे रहा है आपको, 6 मंथ्स के लिए दे रहा है, 6 मंथ बाद इसने रेंट बढ़ा दिया फिर, ठीक है, और रेंट एक एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जब रेंट एक्सपेंस में डालोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। और 6 मंथ बाद इसने रेंट बढ़ा दिया फिर, ठीक है। तो इस तरह डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब अगर हम, अब मैं आपको दूसरे ऑप्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करता हूं। देखो अगर मैं खरीद रहा हूं वेयर हाउस, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, मेरा एक नॉन करंट एसेट ओन्ड हो जाएगा। रेंट पर लेता हूं तो ओन्ड नहीं होता नॉन करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट मेरा एक ओन्ड हो जाएगा। और मुझे हर महीने रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा रेंट एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, जब आप, एक एडवांटेज बता रहा हूं रेंट पर लेने का, अभी दिमाग में याद आया, देखो जब आप रेंट पर लेते हो ना जगह, ठीक है, जब आप रेंट पर जगह लेते हो तो जितना भी खर्चा है वो सब जो लैंडलॉर्ड होता है वो सारा आपको खर्चा करवा कर देना पड़ता है। तो अगर आप रेंट पर वेयर हाउस लोगे तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। खैर, अब हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग डिसएडवांटेजेस पर जा रहे थे। किसके डिसएडवांटेजेस पर जा रहे थे हम लोग, खरीदने के। देखो खरीदने के डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा पैसे जेब से जा रहे हैं, लोन लेना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर बाद में बिजनेस, अभी तो एक्सपेंड हो रहा है, बाद में बिजनेस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर वेयर हाउस की अगर जरूरत नहीं होती, तो ये नॉन करंट एसेट वेस्ट हो जाएगा। अब ये नॉन करंट एसेट खरीद लिया है, तो जब आप नॉन करंट एसेट आपका ओन्ड होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगती है, वो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो देखो कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपने क्या करना था, आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना था, एडवाइस देनी है, और जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसके एडवांटेजेस 2 पॉइंट्स उसके, जो ऑप्शन आप चूज नहीं कर रहे हो उसके 2 पॉइंट्स, उसमें 2 डिसएडवांटेज दे दो, ठीक है। तो मैं हमेशा इस तरह की, देखो ये एडवाइस वाली थ्योरी का राइटिंग सबसे बेहतर करने की, इस तरह की थ्योरी आप बहुत अच्छे से कब लिख पाओगे, देखो मेरी बात सुनो, हमेशा इस तरह देखो, जैसे मैंने आपको अभी करवाया, हमने क्वेश्चन रीड करा, दिमाग में पॉइंट सोचे कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, फिर हमें जाना है इसकी मार्किंग स्कीम रीड करनी है। जितनी ज्यादा आपने मार्किंग स्कीम रीड की हुई होगी ना, उतना ज्यादा आपको जो है ना एग्जामिनर का स्टाइल समझ आएगा कि वो कौन से पॉइंट्स मेंशन करता है। अच्छा ये भी पॉसिबल है कि आपने कोई पॉइंट सोचा एडवांटेज या डिसएडवांटेज, और वो लॉजिकली करेक्ट है, आपने लिख दिया, लेकिन वो पीछे मार्किंग स्कीम में नहीं गिवन, कोई मसला नहीं है, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अदर वैलिड रीजन, जो मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स दिए हैं वो तो ठीक है, वो लिख कर आओ मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा कोई और आपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज दिया एंड दैट इज लॉजिकली करेक्ट, वो भी आप लिख कर आ जाते हो, उसकी भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से हम इसकी मार्किंग स्कीम पे चलते हैं, नीचे मार्किंग स्कीम मैंने खोली हुई होगी, ठीक है। तो सब आ जाएं जरा। देखिए हमने पहला पार्ट सॉल्व करा था, बिल्कुल करेक्ट था पहला पार्ट। अब देखो मार्किंग स्कीम में भी बताया हुआ है, 1 मार्क इज फॉर रिकमेंडेशन, मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन के 2 पॉइंट्स देने के मैक्सिमम 2 मार्क्स, और सेकंड ऑप्शन के 2 पॉइंट्स देने के मैक्सिमम 2 मार्क्स, और लिखा हुआ है एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट्स, अगर कोई और पॉइंट है जो लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है, और आप वो लिख कर आते हो तो उसका भी आपको मार्क मिलेगा। अब देखो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं रेंट पर वेयर हाउस लेने के, और ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं परचेज वेयर हाउस करने के। जल्दी से रीड कर लो, जल्दी से आप इसको रीड कर लो, तो आपको जो है समझ आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, ठीक है, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन, जल्दी से। या राइट राइट मीत ऐसा ही है, जल्दी से सारे पॉइंट्स रीड कर लो। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन।
हाँ भाई, रेंट पर वेयर हाउस लेने के इनिशियल व्हाट आउट इन नो इनिशियल आउटले मीट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जो इनिशियली आपने पैसे देने पड़ेंगे ना जेब से, अगर रेंट पर लेते हो तो उसमें तो कोई नो इनिशियल आउट लेना, आपने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा ना, सिर्फ रेंट पे करना है हर मंथ का। वेर एज इसमें आपने एक साथ 900,000 इनिशियल आउटले मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, प्लीज जल्दी से ये मार्किंग स्कीम रीड कर दें। इज एवरी पॉइंट क्लियर? वेयर हाउस रेंट पर लेने के सारे पॉइंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड परचेज करने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फॉर पॉइंट्स एंड अगेंस्ट पॉइंट्स। क्या आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं? अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन। हाँ भाई, एवरीवन क्लियर 100%? कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो? जल्दी से बता दें भाई, सब 100% क्लियर है सबको? एवरीवन? हाँ जी, युसरा, निम्रा, एंड और कौन है भाई? बुशरा, अलीशा, अबीहा, क्या आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके ग्रेट। तो देखिए, अब मेरी बात सुने दोबारा, वी आर मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है? अब ये जो पहला पास्ट पेपर क्वेश्चन था, ये मैंने आपको स्टार्ट करा दिया, इसका पार्ट ए करा दिया, इसका पार्ट बी करा दिया। अब जो मेन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, दैट इज पार्ट सी एंड द लास्ट पार्ट, ठीक है? उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो है ये देखें, वही तीन टी अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है? तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में सॉल्व। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन भी हम साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तक हम दो क्वेश्चंस, ये वाला जो बचा हुआ है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेंगे, उसके बाद हमारे दो पास पेपर क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 क्लासेस ये टॉपिक मैं वाइंड अप करूंगा। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, इसका बचा हुआ जो पार्ट है इंशाल्लाह आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब ख्याल रखें अपना।